तो पहले भी हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो से मुराद बड़े न्यूट्रिएंट्स, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीन जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है उसमें। तो आज हम सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें खाने पीने से रिलेट करती हैं, इनका ताल्लुक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, तो ये हल्की सी जो है हम एक नज़र मार लेते हैं। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी में हो ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इन लेक्चर्स को 48 आवर्स में पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने इसको 5-6 दिन में इसको कंप्लीट करना होता है। तो कुछ चीज़ें जो आप पढ़ के आ चुके हैं उनको हम यहाँ बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वो बल्कि बड़ी अच्छी बात ये हुई कि अभी रिसेंटली आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपने एनाटॉमी में पढ़ा है। एनाटॉमी में पढ़ा है आपने इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड, आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से ही। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो डेफिनेशन से आप बाखूबी वाकिफ हैं कि जो कि आपके खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। लार्ज कम्प्लेक्स फूड को आप उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, और उसके बाद वो जो है उसको हजम करके आपके खून का या आपके जिस्म का हिस्सा जिसको बनाता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, निज़ाम ए निज़ाम बोलते हैं। हम बहुत ज़्यादा जोर इस पर नहीं लगाएंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। मैक्सिमम चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज भी बात वही करूंगा कि ये हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पर, हर एक चीज पे आप महसूस करेंगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है जी। ये आपके सामने लिखे हुए हैं डिफरेंट जो है ऑर्गन्स जो हैं जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि आपका माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, रेक्टम है, एनस है। ये सारे के सारे आपने वन बाय वन मैडम से अभी रिसेंटली पढ़े हैं, ये आपको आते भी हैं। एक नजर हम भी इन पे मार लेते हैं। माउथ, मुंह की बात करता है वो यहाँ पे कि मुंह क्या होता है। तो ये आपके सामने एक खुला मुंह प्रेजेंट है। यहाँ पे बताता है कि ये फूड को आप जहाँ चबाते हैं उनको छोटा छोटा करते हैं, बाद में उसको मोशन करते हैं किससे, सलाइवा से, जो कि जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको हजम करने में, उसका बायोकेमिकल रिएक्शन करने में एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स फॉर्म है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको भी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो ये अपना आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। एक सवाल मुझसे पूछा गया था यहाँ पर सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है जी। किसी ने पूछा, उसने कहा जैसे ही आप मुंह में मतलब के रखते हैं कोई चीज, तो आपकी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे मेरे एक उस्ताद ने बताया था कि इससे पहले भी जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मामलात हैं वो जो है उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। कब? जब आप खुशबू लेते हैं, खाने की स्मेल आपको आती है, तो उससे आपकी भूख बढ़ती है, आपके मुंह में पानी आता है। वो जो पानी आता है ना जी, वो पानी भी एक तरह का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लें एक वो स्टार्ट करता है, उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। बोले खाने के लिए कुछ चीज आपको मिलने लगी है या आप उसको डिमांड कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, गम, हार्ड प्लेट, लिप्स, सॉफ्ट प्लेट, ये आपको पता है। मोलर्स, प्री मोलर्स आगे भी आएंगे। ये माउथ के अंदर मुख्तलिफ तरह के इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। आपको पता है वो आपके दांत होते हैं, उनमें ये इंसिजर्स हैं, मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, कैनाइन है। ये अब फोर्थ और सिक्स और एट्थ क्लास का क्वेश्चन है कि ये चार जो मुख्तलिफ तरह के दांत होते हैं और उनके नाम क्या है और उनके काम क्या है। ठीक है जी। ये सामने वाले दांत कौन से होते हैं, नोकीले दांत कौन से होते हैं, चिपटे दांत कौन कौन से होती हैं, और ये बड़े दांत जो है जिससे उसको चबाते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है। सलाइवा क्या है, वो केमिकल ब्रेकडाउन करता है। मुझसे किसी ने सवाल पहले भी किया था, नहीं आज हम इसको ऑफिशियली पढ़ रहे हैं, तब चूंकि मैं पढ़ा कुछ और रहा था तो मुझसे वो मैडम वाला सवाल पूछा गया था, केमिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल मुराद उसमें मशीनें शामिल होती हैं। मशीनों से मुराद जैसे कि हमारी ये दांत हैं, ये हमारे मुंह की मशीन। केमिकल से मुराद कोई उसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, उसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है, तो वो सलाइवा है, बड़ा अहमियत का हामिल है, आपके सामने है। तो एसोफेगस क्या होती है? ये खुराक की नाली है। इसमें जो बड़ी अहम चीज जो सुनने व समझने वाली है, याद रखिएगा, ये किसी चीज का बढ़ावा नहीं है,
ये किसी चीज की अपनी मतलब शेख ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो नोट्स हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस मतलब होता वो एचईसी का ही है, लेकिन जो मवाद हम वहां से लेके पढ़ाया जाता है, मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी या किसी फर्म पे देखा नहीं उसको करते हुए मामला। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जो है एसोफेगस है, ये इसको बोलते हैं आप आपकी खुराक वाली नाली। ठीक है। तो इस सारे को जीए ट्रैक भी बोलते हैं, मुंह से लेके एनस तक, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपकी खुराक की नाली को बोला जाता है। जैसे ट्रैकिया आपकी सांस की नाली होती है। तो पेरिस्टालिक वेव आपने देख पढ़ी होगी यहाँ पर। अब आप मैं उस दिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे अपने साथ में, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि जहाँ से ये खुराक गुजर रही है, वह फिर आगे आप जाएंगे तो आगे जाके फिर वही जो नाली है वैसे तंग हो जाएगी। ठीक है। जैसे किसी चीज को एक तरफ से दबा दबा के आप उसको जो है आगे भेज रहे होते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये पेरिस्टालिक जो है आपका जो वेव है आपके सामने है, इस तरीके से खुराक जो है आगे मूव करती है। तो अब एक बच्चे का कुछ सवाल आया है कहीं से व्हाट्सएप पे, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। तो अच्छा, एसोफेगस इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें फूड जो है मूव करता है आपके मुंह में, आप उसको सलाइवा भी लगा देते हैं और उसको चबा भी लेते हैं। उसके बाद ये इसके जरिए जो है आपके तो जो है आपके वहां में तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपका स्टमक। आपका मैदा टेम्परेली स्टोर्ड होता है यहाँ पर, कुछ देर के लिए खुराक जहाँ रहती है। एसिड इज सेक्रेटेड टू किल अनवांटेड बैक्टीरिया इन द फूड। यहाँ पर जी आपका एक तेजाब निकलता है, एसिड निकलता है, जो जो कि इसको फूड को ब्रेक डाउन करता है। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर ना, एक तो बातें बड़ी अहम है कि ये मैदा जे टाइप मतलब शीजे की तरह बना होता है। आपके सामने ये स्टमक की जो एग्जांपल है। तो मैदे के दो तरह के एंड होते हैं। एक होता है प्लोरिक एंड, एक होता है कार्डिक एंड। जो ऊपर वाला एंड होता है जो दिल की तरफ होता है उसको कार्डिक एंड बोलते हैं, और नीचे वाले को प्लोरिक एंड बोलते हैं। ठीक है जी। तो ऊपर एसोफेगस है और नीचे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी ड्यूडेनम भी आती है साथ में, ये आपके सामने इसका बना हुआ है। हम ज्यादा इसकी लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। स्टोर the food you eat chemically breaks it down into tiny pieces, mixes food with digestive juices, acid in the stomach kills bacteria। ये चार काम होते हैं जी, बड़े इजी हैं और आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कोशिश किया करें क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें। डिस्टर्बेंस होती है, बार बार पीछे आना पड़ता है, उनको ज्वाइन करना पड़ता है, और एक जो है आपका तसलसल टूट जाता है। ये आप आगे आ जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वैसे नाम से याद रखिएगा, अक्सर बंदे ना जी गलत कर बैठते हैं इसको रूटीन में। तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि आपकी छोटी आंत। ठीक है। ये कहने में तो छोटी है, लेकिन इसके जो मामलात हैं ये काफी लंबी होती है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड हेयर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो टेक्स प्लेस। कि यहाँ पर जो है डाइजेशन ऑफ फूड जो है, डाइजेशन ऑफ जो फूड है वो इसमें होती है, और साथ में अब्सॉर्प्शन भी होती है फूड की। कि यहाँ पर आप फूड आपका डाइजेस्ट तो हो रहा है लेकिन साथ में अब्सॉर्ब भी हो रहा है। ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। तो एंजाइम्स एंड बाइल a bitter greenish fluid secreted by the liver that aids in digestion of food। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एंजाइम एक बाइल वो secrete होता है जो कि डाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। और यहाँ से एक बड़ी अहम बात, nutrients from the food pass into the bloodstream through the small intestine wall। कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड से आपकी ब्लड स्ट्रीम में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए चले जाते हैं। लिवर आ गया, लिवर का क्या किरदार है उस दिन भी आप पूछ रहे थे यहाँ पे। ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डाइजेशन को बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। अब लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल इज एन एंजाइम दैट हेल्प डिसॉल्व फैट। बाइल वो एंजाइम है जो कि फैट को डिसॉल्व करने में अहम किरदार अदा करता है। प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड, फिल्टर आउट टॉक्सिन एंड वेस्ट। अब इसमें ये जो है आपके न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में वो उनको लेके जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालता है। तो आमतौर पे ये बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री भी होती है, इसको बोलते हैं। गाल ब्लैडर आ गया, तो ये क्या करता है, स्टोर्ड बाइल फ्रॉम लिवर। जो लिवर से बाइल आता है उसमें स्टोर होता है।
तो डिलीवर्ड बाइल व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये डिलीवर करता है उसको। ठीक है। फैटी डाइट्स कैन काज गाल स्टोन, गाल स्टोन क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको जो है प्रोड्यूस कंपाउंड टू it lies is that enter the small intestine, regulate blood sugar by producing insulin। इंसुलिन का असल जो है काम इसमें जो बड़ी अहमियत का हामिल है, आगे भी इंसुलिन की बातें आएंगी, डिटेल है। असल में ये तो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये स्पोर्टिंग मटेरियल में आप पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली तो फिजियोलॉजी का या एनाटॉमी का हिस्सा है कि सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ द बॉडी किसी हद तक उसको देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये होती बड़ी है, साइज में बड़ी होती है लेकिन उतनी लंबी नहीं होती। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। मुख्तलिफ कई जगह पे 1.8 मीटर भी लिखा हुआ है। तो एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट अब्सॉर्ब, ये वो चीजें अब्सॉर्ब करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाती। एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वेस्ट मैटर, जो आपका वेस्ट मैटर है उसमें से पानी और मिनरल्स को मजीद अब्सॉर्ब करती है। तो अब्जॉर्प्शन मीन्स टेकिंग इनटू द बॉडी बाय द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में लेके जाती हैं, जो चीजें वहां रह जाती हैं उनका यहाँ पर किरदार होता है। ठीक है जी। रेक्टम और एनएस है जी, तो इसका बाजू का साइज पूछ लेते हैं लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आप नोट कर लीजिएगा। तरतीब पूछ लेते हैं, किस तरतीब से पहले कौन सी आती है, स्मॉल आती है कि लार्ज आती है। ठीक है जी। और उसके अलावा रेक्टम आ गया, ठीक है। रेक्टम यहाँ पर आपका वेस्ट स्टोर होता है, और एनएस जहाँ से आप उसको आगे मतलब के ले जाते हैं अपने स्टूल को। ठीक है जी। ये एक सिंपल सी मैंने रुदाद आपको सुनाई जो कि आपको पहले भी ऑलरेडी पता है, इसमें मतलब कोई नई चीज नहीं थी, आपने लेक्चर मैडम का लिया हुआ है इस हवाले से, और क्वेश्चन आंसर भी इस हवाले से हुए हुए हैं। तो आज जो है वो आपको दोबारा हल्का फुल्का इसको रिपीट कर दिया मुख्तलिफ एंगल से। आज जो असल हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बारे में याद रखिएगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपकी बॉडी में होता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि सामने आपके यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स बने हुए हैं, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सामने ये आपकी बेकरी आइटम्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मीठे को बोलते हैं, शुगर को सादा अल्फाज में बोलते हैं। आगे आए इसको पढ़ते हैं, आप उलझाइएगा मत अपने आप को, हम इसको पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, ये कहाँ से निकला था, क्या सूरत है टर्म। असल हमारा टॉपिक ये है आज का टर्म, the term carbohydrates, the term carbohydrates is derived from the French hydrate the carbon। ये हाइड्रेट द कार्बन से वर्ड निकला है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कंपाउंड है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसका एक्सपेरिमेंटल फार्मूला CH2O और N उसकी पावर है, यहाँ पर जो भी आ जाएगा इसका एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है। एक दफा FPSC में ये भी आ गया था, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ऑफ CH2O और जो N क्या है। एक दफा तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जो 2018 में गाल बनाई थी सीट्स, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो है एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज फार्मूला। आगे इसकी एग्जांपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी सादा है जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फार्मूला आप बच्चों को भी आता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। C6H12O6 इसका जो है सिंपल सा फार्मूला है। और ग्लाइकोजिन जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है, वो ये ग्लूकोज हम खाते हैं, याद रखिएगा एक सिंपल सा जुमला इस हवाले से, आप जो खाते हैं वो आपका ग्लूकोज है, लेकिन जो आपकी बॉडी जिस शेप में इसको स्टोर करती है, जिस फॉर्म में स्टोर करती है, वो ग्लाइकोजिन है, C6H10O5। ठीक है। ग्लाइकोजिन बाय बीटा पार्टिकल्स कंसिस्टिंग अप टू 60,000 ग्लूकोज यूनिट्स अ कंपाउंड Ca। ठीक है जी। ये बेसिकली तकरीबन 60,000 ग्लूकोज कंपाउंड यूनिट का कंपाउंड होता है, जिसको हम ग्लाइकोजिन बोलते हैं। ठीक है जी। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ चीजें आपके सामने बनी हुई हैं, देखिए नहीं सीरियल्स मुख्तलिफ है सारे, ये पोटैटोज बने हुए हैं, और ये ग्रेन्स हैं आपके सामने, दालें शालें बनी हुई हैं। ठीक है। ये सामने देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ मकदार होती है, वो आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है इसके। ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिया, क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, और इसका केमिकल फार्मूला पढ़ लिया आपने। और इसके अलावा आपने इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज को देख लिया। आगे आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल में कौन से आते हैं, मोनो और डाई, मोनोसेचराइड्स एंड डाइसेचराइड्स। अब ये चीजें आप अगर पहली वाला लेक्चर आपको पता है, उसके बाद दूसरे वाला, तो एक तरतीब से चीजें आपको समझ आएंगी। और हम आपको सिर्फ ये लेक्चर काफी लंबा है, लेकिन चीजें आपको वही फोकस करवाएंगे जो आपके PPSC के पेपर में आ सकती है।
जैसे पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया, फिर मैंने ग्लाइकोजन का बताया, ग्लूकोज का बताया, कार्बोहाइड्रेट्स का बताया। आगे आप आएंगे तो सिंपल एंड कार्ब जो है कम्प्लेक्स दो है। सिंपल में आपके मोनोसेचुराइड्स हैं और डाइसेचुराइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स में आपके ओलिगोसेचुराइड्स हैं और पॉलीसेचुराइड्स हैं। अब मोनो से एक बाद है, डाई से दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपके ओलिगोसेचुराइड्स हैं और पॉलीसेचुराइड्स तीन से नौ तक होते हैं। उसमें ग्लाइकोजन भी है, स्टार्चेस भी हैं और फाइबर्स भी है। ठीक है जी। अब ये आ गया आपकी एग्जांपल, वही आ गई, ये मैंने क्लासिफिकेशन करके दी, सिंपल में ये आ गया और डाई में वो आ गया। अब आगे इनके ना मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, चीनी की मतलब ग्लूकोज की ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, रेफिनोज है, तो टेक्नोज है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। ये 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज बनाएंगे। वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा, फ्रुक्टोज बनाएगा, लैक्टोज बनाएगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और ये आ जाता है बाज़ औक़ात कि डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से। ये भी एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है, माल्टोज का पूछा था कि माल्टोज क्या है। ठीक है, वो है डाइसैकेराइड्स, टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ये पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनर के, सॉरी लेक्चरर के लिए, एफपीएससी लेक्चरर्स के लिए एक जो है टेस्ट हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन इस जो है स्लाइड से आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चंद एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, वन टू, टू और 10 या 10 और मोर जो है शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्या है जी, ग्लाइकोजन क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर होता है। हाईली ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं असल में ना थोड़ा सा आज एक प्रॉब्लम चल रहा है। मैं गेस्ट आए हुए हैं, उनको नहीं अंदाजा भी क्लास किस तरह चल रही है। तो मैंने पहले लॉक किया हुआ था जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अब वो दोनों तरफ से डोर ओपन हो गए हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा माजूर या कुछ शोर शराबा कुछ सुनाई देगा, कुछ गेस्ट हैं। फिर मैं बैठ ऐसी जगह पर गया हूँ कि जो राहदारी है, रूटीन में इस टाइम कोई बंदा होता नहीं है, आज वो आएगा। अच्छा जी, अब हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। हम जो एनर्जी जो यूटिलाइज करते हैं ना, जो बॉडी हमारी इस्तेमाल, मतलब कि अगर आप एक बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दें, है तो वो भी एनर्जी, लेकिन उसके लिए, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। वो जब तक वो पेट्रोल की फॉर्म में नहीं आएगा, वो उसका इंजन वहां पर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे हम जो भी खाते हैं ना जी, वो एनर्जी जो है हमारी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फाउंड इन लिवर एंड मसल। ये आमतौर पर ज्यादा लिवर में होता है, उसके बाद मसल में होता है। याद रखिएगा इस बात को कि लिवर में और मसल में होता है, क्योंकि मसल वाली बात आपको याद रहेगी तो आगे हमारा जो टॉपिक है आज, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, वो आपको समझ आएगी। ह्यूमन स्टोर 100 ग्राम इन लिवर, 400 ग्राम इन मसल्स, तो 25 ग्राम इन ब्लड। ये 100 ग्राम लिवर में और 400 ग्राम मसल में, ये आमतौर पर एक मिसाल लिखी हुई है। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। तो फाइबर्स क्या होते हैं, अब हमने उसमें स्टार्च को पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था, फाइबर का वहां लिखा हुआ था। फाइबर्स आमतौर पे जो कि है हम अपने फ्रूट से, सादा जो है एग्जाम्पल है उसकी, वो सैलड वगैरह जो है उससे हम जो लेते हैं, ये फाइबर्स होते हैं। अब इनका क्या काम होता है, ये फूड इन फाउंड इन फूड ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट से हम लेते हैं ये फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम कैन नॉट ब्रेक डाउन फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं ये खास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो इनको खास ब्रेक डाउन नहीं कर पाते।
द बैक्टीरिया इन ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट कैन ब्रेक डाउन सम फाइबर। जो बैक्टीरिया होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, वो जो है कम बाज का कुछ फाइबर्स को तोड़ देता है। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, सोलबल फाइबर डिजॉल्व इन वाटर, और जो है दूसरे हैं वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मुख्तलिफ जो है फर्मेंटेड बैक्टीरिया के जरिए जो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। अब आगे आपको समझ आएगी इस चीज के बाद में, पहले आप ये समझ लें कि फाइबर्स जो होते हैं ये प्लांट से हम लेते हैं, जिसके मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सेलर वगैरह होता है। और दो ब्रॉड टाइप्स हैं फाइबर की, सोलबल और इनसोलबल। और सोलबल जो होते हैं वाटर में जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। आगे सुनिएगा, बेनिफिशियल फॉर वेट कंट्रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग दी स्टेटिटी एंड डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब ये सुनिएगा इसका कि ये वेट कंट्रोल के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो आपका आपके जो फाइबर्स होते हैं, आप जब वेट कम कर रहे होते हैं या आप अपना अपने आप को फिट कर रहे होते हैं, मैंने आपको उसमें सारी बात सुनाई थी कि आप बंदों को कैसे गाइड करते हैं कि आपने किन तरीकों के साथ जो है आपने ट्रेनिंग करनी है और कैसे इनटेक करना है। आपको मैंने बताया था कि वो फूड का शौकीन होता है, जिसका आप वेट बढ़ता है ना, वेट बढ़ने की वजह यही होती है कि वो ग्राउंड तो जाता नहीं है और उसके अपोजिट साइड पे वो बहुत ज्यादा जो है खाता पीता है। अब आप उसको खाने पीने की अशिया उतनी देंगे, लेकिन उनका मोड चेंज कर देंगे। आप क्या कहेंगे कि इसमें यार आप ना दोपहर आप खाया करें, फाइबर्स लिया करें। अब फाइबर 100 ग्राम फाइबर में सिर्फ 17 कैलोरीज होती है, ठीक है, 17 कैलोरीज। तो अब 100 ग्राम आप सलाद खा लो, कपसरा बन जाता है, हल्का होता है वेट में, तो उससे आपका पेट भरा रहता है। soluble fibers lower blood cholesterol to help reduce risk of cardiovascular disease। अब ये जो है इसमें आपका कोई खास किस्म का उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसमें कुछ चिकनाई नहीं होती, तो फिर ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कम करने के लिए एक ये अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हम जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हम उनको दोपहर में सैलड खिलाते होते हैं, ठीक है जी। मिनिमाइज रिस्क ऑफ हेल्प टाइप 2 डायबिटीज। अब यहाँ पर एक सवाल फिर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 जो है डायबिटीज का पता होना चाहिए। टाइप 2 यहाँ लिखी हुई है, टाइप 2 डायबिटीज में होती है बॉडी जो है इंसुलिन बनाती तो है, लेकिन इतनी नहीं बनाती कि वो उससे जो है हमारे मामला जो है कंट्रोल हो सके। ठीक है, इंसुलिन से हमारा क्या है, शुगर लेवल कंट्रोल होता है, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज करते हैं, और इंसुलिन से हमारा शुगर लेवल जो है कंट्रोल होता है। अब ये जो है इससे फाइबर्स खाने से जो आपका टाइप 2 जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाती है। मतलब आपका जो बॉडी के मामला हैं वो स्टेबल रहते हैं कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहें। ठीक है जी। और टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, इसमें आपकी बॉडी इस अहल ही नहीं होती कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, और वो बड़ी जो है अपने कह लें जो खतरनाक होती है, वो उसको ऑटो इम्यून भी कहते हैं। और जो है ना टाइप 2 जो आम रूटीन में हम देखते हैं, ये तो इसको हम मेडिकेशन के जरिए, इंसुलिन के जरिए, वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज के जरिए, आपको बात पता होगा शुगर के जितने भी मरीज होते हैं उनको आप सबसे पहले क्या कहते हैं, उनको सबसे पहले जो है आप क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। परहेज होता है, परहेज एक्सरसाइज होती है, फिर आप उसको इंसुलिन देते हैं, फिर आप उसको उसका वजन कम करते हैं, और वजन आप क्या करते हैं, उसकी मेडिकेशन करते हैं। इन सारे मामला करने से वो क्या होता है जी, उनके जो शुगर वाले मामला हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी। इनसोलेबल जो है fibers promote intestinal health by enlarging stool size and easing passage of stool। अब वो कहते हैं कि जो इनसॉलेबल है उनका क्या किरदार है, उनका किरदार ये है कि वो आपके इंटेस्टाइनल जो हेल्थ है ना, आपके इंटेस्टाइन की, उसको प्रमोट करती है। कैसे, वो आपके स्टूल को लार्ज करती है, उसको इजीली पास कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझाने के लिए हैं। आप महसूस करेंगे कि जिस दिन आप सलाद खाएं, अच्छा ठीक है, या आप ये खा लेते हैं, साग वगैरह खाते हैं, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, इसमें प्लांट ज्यादा है, ठीक है जी, तो उसके बाद आप महसूस करेंगे कि अगर आप वॉशरूम यूज करते हैं, आप स्टूल पास करते हैं, तो आप उसको इजीली जो है आपके लिए जो कॉन्स्टिपेशन के जो मामला हैं वो बड़े कम हो जाते हैं। अब दोबारा हम चलते हैं आगे, जरा स्पीड से चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, और हम इसको थोड़ा सेशन भी हम यहाँ पर लेंगे कि एनर्जी क्या है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। सुनिएगा, सबसे पहला फंक्शन जो है उसमें जो सूरत हाल है, एनर्जी, ये एनर्जी आपको देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो है अपना ग्लूकोज फ्यूल्स द वर्क ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स
ग्लूकोज जो है कि आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स को जो है ये एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। प्रेफर्ड फ्यूल ऑफ नर्वस टिश्यूज, द ब्रेन, नर्व्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ये बड़ी कमाल की चीज है कि ये सबसे इंस्टेंट सोर्स आपके दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो उनके लिए ग्लूकोज जो है सबसे प्रेफर्ड फ्यूल है। ठीक है, प्रोटीन और बाकी सारी बातें जो बात की हैं। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल टिश्यू। जो उससे ज्यादा जो ग्लूकोज होता है, जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा होता है, वो हमारी बॉडी जो एनर्जी की सूरत में ग्लाइकोजन में, लिवर में और मसल टिश्यू में ये सही हो जाता है। अब क्या है, sparing body protein. If diet does not provide enough glucose, then other source of glucose must be found. An adequate supply of carbohydrates spares body protein from the breaking down to synthesize glucose. अब यहाँ पर ये आपको बताएगा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स आपके 50 से 100 ग्राम से कम हम इनटेक करते हैं पूरे, क्या होता है, एक लेवल से कम करते हैं, तो हमारी बॉडी एक नया सिस्टम लेके आती है जिसमें हम प्रोटीन के जरिए जो है या फैट के जरिए यूजली, ठीक है, वो हमारी एनर्जी बनती है। वो कैसे बनती है अब वो सुनिएगा। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है कीटोसिस से। अब कीटोसिस क्या होता है वो आगे हम पढ़ते हैं। पहले आपने फंक्शंस का देखा, आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कहा ये इंस्टेंट सोर्स है। ठीक है, आगे हमने ये बात की कि ये आपको प्रोटीन से स्पेयर करता है। अभी आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं पेश आती, आप कार्बोहाइड्रेट से काम चला लेते हैं। अगर इसको प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब ये सुनिएगा, अब यहाँ पर आपको कीटोसिस का प्रोसेस समझ आएगा। ये बड़ी अहम है, ये स्लाइड है, इसको गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो सवाल आपके आए उसको व्हाइट पेज पे लिख लीजिएगा। आमतौर पर ये आपने पहले इसको नहीं पढ़ा, मतलब यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया भी जाता है, ये मैं नहीं कहता कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब नहीं पढ़ाया जाता है, इसको सुनिएगा। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दी बॉडी गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। आमतौर पे जो बॉडी है वो अपनी सारी एनर्जी ग्लूकोज से लेती है। टिपिकली ग्लूकोज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, sugar and starchy food such as the bread and pasta which the body is able to break down। ठीक है, आमतौर पे शुगर से, स्टार्ची फूड में शाइस्तादार ग़िज़ाएं जो होती हैं, उनमें से ब्रेड और पास्ता से हम ले लेते हैं। एक मिसाल उन्होंने दी है अपनी तरफ से, जो कि बॉडी इजीली उसको ब्रेक डाउन कर देती है। Glucose can either be used to the full body or stored in liver and muscles as a chemical called glycogen। वही बात कि ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में एज ए फ्यूल स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इफ देयर इज नॉट इनफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी विल स्टोर एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू फ्यूल इटसेल्फ। वो कहता है अगर हमारे पास इनफ जो है वो मामला वहां पर नहीं रहते, तो बॉडी फिर क्या करती है, एक अल्टरनेटिव सोर्स वो खुद लेती है। एक्सेस फैट विल बिगिन टू ब्रेकन डाउन इनटू अदर ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। आपके जो फैट है ये बर्न ना शुरू करते हैं। अब बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस आर कीटोन्स। अब इस प्रोसेस का जो है ये अगर ये कीटोजेनिक लिखा हुआ था, एंटी कीटोजेनिक, तो कीटोसिस आपने सुन लिया कि प्रोसेस कीटोसिस होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो आपकी बाय प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा चीजें वहां प्रोड्यूस होती हैं उसको कीटोन्स कहते हैं, और अक्सर आपके यूरिन के जरिए पास आउट भी होता है। आगे पढ़ते हैं। कीटोन्स आर एसिडिक दैट build up in the body and can appear in urine in small amount. This serve to indicate the body is breaking down fat, but high level of ketones can poison the body, leading to the process called ketoacidosis। ये जो है कीटोएसिडोसिस, ये एक तरह की आपकी जो टाइप 1 डायबिटीज है उसकी एक फॉर्म भी है। ठीक है, ये आम तौर पर जब ये केटोन्स बनते हैं, ये आपके आपके यूरिन में उसके कुछ पार्टिकल्स या कुछ असरात आपको नजर आना शुरू होते हैं। लेकिन जब ह्यूज अमाउंट में मामला शुरू रहते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो कीटोसिस इज द नेम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस whereby the body converts fat into products that can be used to burn for energy, in turn making ketones। वो कहते हैं कीटोसिस उस प्रोसेस का नाम है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस का नाम है जैसे बॉडी फैट को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, और उसके दरमियान जो बनते हैं उसको कीटोन्स बोलते हैं। लेकिन दोबारा सुनिएगा गौर से, ये मुझसे सवाल ना किया जाए कि सर ये होता क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया ना। अब दोबारा यही सवाल रिपीट ना करें, मैं उसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि बाद औक़ात आपके लिए नई चीज होती है, सर इसको दोबारा रिपीट कर दें। मैं इसको बिफोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट करें कि आम रूटीन में, आम सर्कमस्टांसिस में आपकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज को आपको लेती है। लेकिन जब आपकी बॉडी के वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन अगर ग्लाइकोजन आपके पास इतना नहीं रह गया, मौके पे आपका स्टोर नहीं है, जो मसाइल चल रहे हैं, तो उस सूरत में बॉडी आपका फैट जो है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। और उस प्रोसेस के दौरान जो चीजें प्रोड्यूस होंगी, बाय प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा चीजें, वो कीटोन्स होंगे। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको कीटोसिस बोलते हैं, जिसमें बॉडी आपकी फैट को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाती है। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फाइबर। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर हमने पढ़े थे ना, कि हम प्लांट से फाइबर भी लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं,
ये वेट कंट्रोल करने के लिए, आपको भूख से बचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से दूर रखते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज से कंट्रोल रखते हैं, और आपके जो है स्टूल को इलाज करते हैं ताकि वो मामला सही रहे। अब जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज दो तरह के होता है। अब आप अगर प्रॉपर ग्लूकोज लेंगे ना तो आप हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होंगे, ना आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होंगे। हाइपर और हाइपो, ये दोनों भी सवाल हैं, सुनिएगा। ये हर एक स्लाइड के सवाल है पीपीएससी को जो आए हुए हैं, जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपर से मुराद एलिवेट करना, हाइपो से मुराद कम करना होना। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, वो हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर ये कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया है। अब यहाँ पर चार चीजें एक साथ आ जाती हैं, टाइप 1, टाइप 2, हाइपर, हाइपो। बाल औकात बंदे हाइपर और हाइपो को टाइप 1 और टाइप 2 कह रहे होते हैं। तो जिसकी शुगर बढ़ती है उसे कहते हैं ये टाइप 1 है, जिसकी कम होती है उसका टाइप 2 है। अक्सर लोगों की ये गलत फहमी है, सुनिएगा। अक्सर लोगों की ये गलतफहमी है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया शुगर बढ़ती है जी, ये टाइप 1 है, शुगर कम होती है टाइप 2 है ना, ऐसा नहीं है। इसमें इंसुलिन बिल्कुल सिरे से नहीं बनती, बॉडी इस काबिल ही नहीं होती, वो होती है टाइप 1। द पेंक्रियाज डज नॉट मेक इंसुलिन, इसमें पेंक्रियाज नहीं बनाते इंसुलिन। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक तरह का है, जिसमें बॉडी बनाती है लेकिन इस मिकदार की नहीं बनाती इंसुलिन कि वो आपके मुख्तलिफ मामला को कंट्रोल कर सके। तो आप दवाई से मुख्तलिफ मामला से उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ आपके नजदीक में ज्यादा खतरनाक कौन सी है, तो टाइप 1 जो है वो ज्यादा खतरनाक है, जो कि मौत की तरफ भी ले जाती है। ठीक है जी। तो हाइपो और हाइपर अपने नाम से वाजे हैं। यहाँ से आ जाता है कि लो ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। चार ऑप्शन लिखे होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, टाइप 1, या ए एन सी लिखा होता है बोर्ड। आप ए एन सी ठोक देते हैं, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा लो, याद रखिएगा। ये कुछ जो है वो स्पोर्टिंग बातें फिर से लिखी हुई हैं कि मुंह में क्या होता है, आगे स्टमक में क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें तीसरी चीज 1, 2 एंड 3, यहाँ पर एक पीपीएससी का सवाल आया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये उंगलियों की तरह, इसको कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये इम्तियाज शायद की बुक में आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज विल्लाई। ये विल्ली इसको बोलते हैं, विल्लाई बोलते हैं, माइक्रो विल्ली। ये बेसिकली क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका बड़ा अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि जो आपका वन पेपर जर्नल होता है ना पीपीएससी का, उसमें 10 सब्जेक्ट के सवाल आते हैं, उसमें एवरीडे साइंस के भी आते हैं। तो वहां के सवाल एवरीडे साइंस का आया हुआ है। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, आप ये तीसरा ग्रीन वाला देखें, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन pancreatic amyloidosis completed with digestion of starch maltose which in होता है specific enzyme digest disaccharide to monosaccharide। कुछ होते हैं एंजाइम जो कि डाइसेचराइड को मोनो करते हैं, विच आर ऑब्जॉर्ब बाय टीनी माइक्रोविलाई। मतलब कि जो कि कैसे ऑब्जॉर्ब होते हैं, ये अब आप इमेजिन करें, ये सामने जो बने हुए हैं ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे उंगली की तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चार उंगलियां बनी होती है ना, ऐसे कुछ बने होते हैं जो कि आपके मोनोसेक्राइड्स को अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड में लेके आते हैं, दो को एक में करते हैं, और वो जो एक होते हैं वो इन टिनी माइक्रोविलाई के जरिए अब्सॉर्ब होते हैं। और इसको ऐसे ही गौर से याद रख लें आप इसको, बस ये आप सुन लीजिएगा। आज कभी आपको पेपर में विलाई की बात आए या विल्ली की बात आए तो आपने याद रखना है कि नुमान साहब ने बात बताई थी कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कई चीजें प्योरली साइंस की होती हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, जैसे कि अब यहाँ पर उसका बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसमें आप डीपली जाएंगे, आप बताएं तब आप डिग्री कर रहे हो। अब कुछ चीजें आपको हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। आगे चलते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। ये भी अब्जॉर्प्शन करती है, आपने पढ़ा हुआ है इसमें जो जो काम ये करती है। लार्ज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये पढ़ने वाली बात है क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी स्पोर्टिंग चीजें लिखी हुई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये एक समझ लें ब्लड ग्लूकोज का या ग्लूकोज का एक चार्ट है जो कि 100 में से आपको बताता है कि आपकी ये फलां चीज ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इसका शुगर लेवल क्या है। मतलब एक इंडेक्स है, एक चार्ट है, जी वाई, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज 100% है। इसमें अगर उस चीज की परसेंटेज 55 से कम होगी तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। अगर 56 से 59, कई जगह पर 68 भी लिखा होता है, याद रखिएगा, 56 से लेके 68 तक, और कई जगह पर 69 लिखा हुआ है, दोनों याद रखिएगा। ये मीडियम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और हाई क्या है, ये है। अब मजीद आपको आगे यहाँ पर समझ आएगी। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स की बात की, दो उन्होंने बना दी है टेबल में अलग अलग। एक तरफ वो फूड लिख दी है, एक तरफ वो चीजें लिख दी हैं
जिनमें जीआई जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे पीनट्स हैं, स्पेगेटी है, वनीला आइसक्रीम है, ठीक है, होल ग्रेन ब्रेड है, ठीक है जी, जो सिर्फ बीन्स हैं, फ्रेंच फ्राइटीज हैं, और जो वाइट राइस हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, इनमें चूंकि अब देखें ना, अब ये 69 से ऊपर है तो ये हाई है। अगर ये 56 से 59 में होते तो मॉडरेट होते, ठीक है जी। अब ये बता दी और हाई भी आपको बता दी है। आगे आप चलेंगे, यहाँ आपको और वाजह हो जाएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक गिरते। ऊपर 100 लिखा हुआ है। बेक्ड पोटैटो, जो ये भुने हुए आलू होते हैं, उनमें कितना होता है, जेली बीन में कितना होता है, हनी में कितना होता है, ठीक है, सुक्रोज में कितना है, बॉइल्ड न्यू पोटैटो में कितना है, फ्रुक्टोज एंड सब टेस्ट उसमें कम है, स्किम्ड मिल्क जो आपके शुष्क दूध में 32% है। तो ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं, ये याद रखिएगा। ये पेपर में तो नहीं आती, लेकिन आजकल कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं अब कुछ गैर पार्लिमानी, आपने कहा हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, दोबारा बताइए। हाइपर होता है ज्यादा होना, शुगर का बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया। बात समझ आ गई? और कुछ नहीं, इसमें बात समझाने वाली नहीं है। कितनी स्लाइड्स हैं, नमाज का भी टाइम होने वाला है। इसको हम लेके चलते हैं, इसको यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है जी। सुनिएगा, ग्लूकोज आपका आमतौर पे सबसे ज्यादा जो है आपका नर्वस सिस्टम को, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उनको जो सप्लाई इंस्टेंट देता है, और आपके ब्लड स्ट्रीम में जो सबसे ज्यादा जुड़ी चीज आती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। आप महसूस करेंगे, आपको जब भी भूख लगी होती है, या आप आगे हम देखेंगे ना हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, वो भी एक तरह की, आपको जब अचानक से आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, आपको फौरन से पहले मीठी चीज चॉकलेट खिलाते हैं, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ये सुनिएगा दोबारा, सिर्फ यहाँ पे हाइपो लिखा हुआ है, हाइपर नहीं लिखा हुआ। हाइपर चूंकि आमतौर पे हमारे जो ड्यूरिंग कंपटीशन, जब हम डिहाइड्रेट होते हैं या हम जो प्रॉपर फूड इनटेक नहीं कर रहे होते, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं। आपका ब्लड लेवल, शुगर लेवल लो हो जाता है। कैसे सिम्टम्स क्या होती हैं, आपको जब एंजाइटी अटैक आता है आपके ऊपर, कैसे आप अचानक से आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, आपको स्वेटिंग शुरू होती है, आपको एंजाइटी का भूख, अब कांपने लग जाते हैं, वीकनेस होती है। ये हेल्दी पीपल्स में कम होता है, लेकिन ये हो जाता है लोगों को। तो ये बाद का लोग हैं जिसको डायबिटीज होती है, वो उसको प्रॉपर तरीके से इसको टैकल नहीं कर पाते। सिम्टम क्या होती है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में आप बहुत ज्यादा भूखे रहें, उसके नतीजे में आपको हंगर होती है, भूख लगती है, स्वेटिंग होती है, झटके लगते हैं, डिजनेस होती है, आपको सर दर्द शुरू होती है, आपको नींद के मामला में, स्लीपीनेस मामला, कंफ्यूजन शुरू होती है, बोलने में डिफिकल्टी हो जाती है, एंजाइटी और वीकनेस हो जाती है। ये जब अचानक शुगर जो है कम होती है। एक ये और स्पोर्टिंग मामला देखे हुए हैं कि आमतौर पर 45 to 65% आपके टोटल डेली जो है एनर्जी इनटेक का, उसका तकरीबन तीन जो है 40 to 65% जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है हिस्सा। अगर 2000 कैलोरीज है तो 300 400 कैलोरीज पर डे जो है आप लेंगे। मैन 38 ग्राम पर डे लेता है अपने वेट के मुताबिक, और वो 25 ग्राम पर डे लेता है। शुगर का लेवल उसमें 10% होना चाहिए मैक्सिमम। और 50 साल के बाद जो है इसको 30 से कम करके इसको 21 ग्राम पर डे के लिए कर दिया जाता है। यहाँ तक है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बातें, ठीक है जी। आगे है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, जिसके हवाले से क्वेश्चन आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया हमारा काफी। तो इसमें जो है आज हमने काफी चीजों को देखा है, बुनियादी चीजों को, ठीक है जी। तो मैं आपको दोबारा